हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युतावेश व क्षेत्र। ओके, इसमें चैप्टर कौन सा है? आपका चैप्टर नंबर 1 है। कौन सा? वैद्युतावेश व क्षेत्र। इसमें जो टॉपिक रहने वाले हैं उन टॉपिक्स की पहले बात कर लेते हैं। तो टॉपिक कौन कौन से रहेंगे? सबसे पहले जो टॉपिक रहने वाले हैं उनको जरा दीजिए, देख लेते हैं जूम करके। ये ओके, तो ये टॉपिक जो है, जैसे पहले आवेश, फिर आवेश संरक्षण का सिद्धांत, फिर कूलाम का नियम। इसके बाद पढ़ेंगे दो बिंदु आवेशों के बीच बल, अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल, अध्यारोपण का सिद्धांत, सतत आवेश वितरण। इसके बाद आएगा वैद्युत क्षेत्र, फिर वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, फिर वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल, मतलब द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र और एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर जो बल लगेगा उसका सूत्र। ओके, तो ये सारे रहेंगे टॉपिक। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अपना रहने वाला है वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश की अगर बात की जाए तो वैद्युत आवेश में हम लोग क्या बताएंगे? जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, क्या करते हैं? रगड़ते हैं, वैद्युत आवेश। ओके, तो इसमें क्या बताएंगे? जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, तो उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे वैद्युत आवेश कहता है। ओके, हमने क्या बताया? जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं, तो उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहता है। ओके, अब इसके बाद आती है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आवेश कभी भी प्रकार देखेगा या टाइप्स ऑफ आवेश पूछेंगे तो ऐसे ही बताएंगे, है ना। तो इसकी डेफिनेशन के तौर पे बताएंगे कि वैद्युत आवेश जो होता है उसकी खोज ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व की गई थी। ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स ने की थी। वैद्युत आवेश की खोज किसने की थी? थेल्स ने। कब? 600 वर्ष पूर्व। ओके, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक पे आता है आवेश के प्रकार। ओके, आगे बात करने वाले थे आवेश के प्रकार के, राइट। तो अब आवेश के प्रकार कितने होते हैं, क्या बताएंगे? आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक आवेश होता है और नंबर 2 कैसा होता है? ऋणात्मक आवेश। क्या क्या बताया? धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक आवेश, इसके बाद ऋणात्मक आवेश। अब बात आती है कि इन दोनों में कैसा क्या रूल होता है। रूल की बात करें तो ऐसे देखो, जैसे कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, प्लस प्लस, जैसे आवेश को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू अगर आ जाए तो इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कौन सा बल होता है? प्रतिकर्षण बल होगा। वो कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। अब मान लो प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, तो इनमें क्या होगा? आकर्षण। अगर आकर्षण होगा तो कौन सा बल लग जाएगा? आकर्षण बल, राइट। आकर्षण बल। याद रहे, समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश बोलता है। मतलब अगर प्रकृति एक है
तो वो सजातीय आवेश है। याद रहिएगा माइनस क्यू और माइनस क्यू मतलब एक ही प्रकृति के आवेश हैं, या माइनस माइनस या प्लस प्लस। तो ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षण करते हैं, और दोनों में प्रतिकर्षण बल लगता है, राइट। अगर विपरीत प्रकृति के हैं जैसे ही कि, तो उनमें आकर्षण लगता है, राइट। इतना लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बात आती है कि आवेश जो है, जैसे कि दो बॉडीज हैं आपकी, ये दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है और एक ये है। ये दोनों बॉडी हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। इससे आवेश इसमें जाता है, इसमें, राइट। किन्हीं भी दो बॉडियों में जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो आवेश जनरेट होता है, याद रहेगा। मतलब कोई दो वस्तुएं हैं, यदि जब उन्हें रगड़ते हैं आपस में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो क्या होता है, उनमें आवेश जनरेट होता है। अब बात आती है कि आवेश कौन सा आता है, प्लस क्यू आता है या माइनस क्यू आता है। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जैसे इससे ए से निकल रहे हैं, तो जिस पे निकलते हैं उससे प्लस आता है, और जिस पर जाते हैं उस पर माइनस आता है, याद रहेगा। मतलब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पे प्लस आता है, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पे माइनस आता है। तो ऐसे ही जरा देखिए, इस टॉपिक को देख लेते हैं। ये क्या बताया, किसी वस्तु के धनावेशित होने का तात्पर्य यह है कि उस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की कमी है। मतलब कहने का है इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से निकल गए हैं, और जब निकलेंगे तो कमी आएगी, राइट। किसी वस्तु के ऋणावेशित होने का तात्पर्य यह है कि उस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। मतलब कहने का है उस पर और भी इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। घर्षण वैद्युतिकी में एक वस्तु पर उत्पन्न धनावेश दूसरी पर उत्पन्न ऋणावेश के परिमाण में ठीक बराबर होता है। मतलब जब किन्हीं दो बॉडियों में इलेक्ट्रॉनों का हमने स्थानांतरण किया, ये दोनों बॉडी कैसी थी, इनिशियल फेज में न्यूट्रल थी। अगर ये दोनों न्यूट्रल थी इनिशियल में, जब हमने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया तो एक पे प्लस क्यू आया, एक पे माइनस क्यू। जरा मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों बराबर होंगे, एक पॉजिटिव में होगा, एक माइनस मतलब निगेटिव में होगा, राइट। लिख लीजिएगा, आगे बात करते हैं थोड़ा। देखिए आगे अगर बात करें तो आगे हम क्या बात करने वाले हैं कि आवेशन की विधियां क्या क्या हैं। कहने का मतलब है कि आवेश किन किन विधियों से जनरेट हो सकता है। सबसे पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। मतलब जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें जो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आता है उसे आवेशन कहते हैं, आवेश कहते हैं। ये घर्षण द्वारा जनरेट होता है। नंबर 2 चालन द्वारा आवेशन। मतलब दो आवेशी चालक को जब एक दूसरे से स्पर्श कराए, मतलब कोई भी दो आवेशी चालक हो एक दूसरे से अगर स्पर्श कराते हैं तो चालन जनरेट हो जाता है। ओके, क्या बताया, कोई भी दो वस्तुएं हैं जैसे चालन द्वारा कोई भी आवेशी चालक हैं, दो हैं, एक दूसरे में अगर स्पर्श कराते हैं तो जो आवेश जनरेट होता है उसे चालन विधि द्वारा कहता है, राइट। आगे देखिए, आगे अगर और बात करें तो क्या था, प्रेरण द्वारा। ओके, कहने का मतलब है किसी आवेशित वस्तु को निकट रखने पर अनावेशित वस्तु में आवेश का पुनः वितरण, उसके निकटतम पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होने की यह प्रक्रिया स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा क्या कि स्थिर वैद्युत। ओके, इसके बाद बात आती है कि आवेश जो है, जो ये टॉपिक है, तो इसमें कहाँ से क्या, जैसे कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत या वैद्युत आवेश के मूलभूत कारण। तो मूलभूत कारण में आता है जैसे आकर्षण या प्रतिकर्षण। मतलब अगर सजातीय हैं, कहने का मतलब है एक ही प्रकृति के हैं, या प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब अगर विपरीत प्रकृति के हैं, प्लस क्यू या माइनस क्यू हो जाए, या माइनस क्यू या प्लस क्यू हो जाए, तो इनमें दोनों में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट आती है बात आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। तो क्या बताएंगे, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, वो भी ये वैलिड किसके लिए, विलगित निकाय के लिए। किसके लिए, विलगित निकाय। मतलब अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें क्या होगा, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकता है, राइट। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है। लिख लीजिएगा, इसे जूम भी कर देते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत यह
है, लिख लीजिएगा थोड़ा सही से। क्या बताया, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया सकते हैं, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। किसी विलगित निकाय में या किसी विलगित निकाय में आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। लिख लीजिएगा, आगे बात करते हैं। देखिए, आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत था वो क्या लिखा है, किसी विलगित निकाय में आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे कि ये आपको दिया गया, कहाँ से, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिख लेना है बस। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, आगे जो बात करेंगे हम लोग अपने टॉपिक पे, तो अगला टॉपिक क्या रहने वाला है, देखिएगा। अगला टॉपिक रहने वाला है ये वैद्युत आवेश का योज्यता का नियम। योज्यता का नियम है मतलब कोई भी निकाय है उस पर कुल आवेश जो होता है विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब वैद्युत आवेश की योज्यता का नियम अगर बात की जाए तो क्या बताएंगे, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न आवेशों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है ना, इस पर कई आवेश हैं आपके, ये जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। कहने का मतलब है A कोई बॉडी है, कोई B है, कोई C है और कोई D है, कोई E है। तो अगर योज्यता का नियम बोला जाए तो कैपिटल Q कुल आवेश जो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, मतलब इसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। राइट, अगला बात आता है कि क्या आवेश पर वेग का प्रभाव पड़ता है? नहीं, कोई भी वस्तु हो कितनी भी रफ्तार से चल रही हो उस पर आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब है आवेश पर वेग का प्रभाव। तो क्या बताएं, किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। अतः कोई वस्तु स्थिर हो अथवा तीव्र गति से गतिमान हो तो उस पर आवेश कैसा रहता है, समान। कहने का मतलब है वस्तु स्थिर हो, खड़ी हो, चल रही हो, कुछ भी हो, आवेश हमेशा वही रहने वाला है। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? देखिए, क्वांटीकरण की दो टाइप की डिफिनेशन हम बताएंगे आपको। जैसे कि आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्या बताएंगे, जैसे एक तो ये सिंपल रहने वाली है, ये जैसे ए और बी दो बॉडी हैं, इन दो बॉडियों पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर पराया कैसा होता है, या तो 2e 3 डॉट 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 Ne के रूप में होता है। मतलब कोई दो वस्तुएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो होता है वो हमेशा E 2e 3 पूरी डॉट डॉट Ne के रूप में होता है। इसे ही क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। जैसे Q बराबर प्लस माइनस, राइट, यहाँ से जनरेट होता है। या फिर ये बता सकते हैं क्या कि प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, और वो न्यूनतम आवेश क्या होता है, E। राइट, तो क्या बताएंगे, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे क्या बोलते हैं, मूल आवेश। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण क्वांटीकरण कहलाता है। ओके, जैसे Q बराबर प्लस माइनस Ne। अब बात आती है n कहाँ है, यहाँ पे n कोई इंटीजर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। राइट, E क्या है, E बराबर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम, मतलब चार्ज है, याद रहेगा। और हमेशा किस रूप में होता है, किन्हीं दो बॉडियों पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण E 2e 3 डॉट 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 Ne के रूप में। राइट, ये भी आ गया है क्वार्क्स। राइट, तो क्वार्क्स की खोज तो हो चुकी है लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, याद रहेगा। आगे देखिए, देखिए इसमें बताया गया, इसमें क्वेश्चन दिया गया क्या कि एक चालक पर इतने कूलाम आवेश है। कूलाम किसकी मात्रक होता है, Q का। Q बराबर 8.0 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलाम आवेश है। और इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, मतलब n हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अगर n फाइंड आउट करना है तो हमने अभी क्या पढ़ा है, Q बराबर Ne, तो n बराबर क्या आएगा, Q अपान E। वैल्यू पुट करिए, Q की 8.0 इंटू 10 पावर माइनस 7 अपान E की 1.6 इंटू 10 पावर
-19, जो ऊपर जाएगा कटेगा तो ये 5 आ जाएगा। क्या आएगी वैल्यू? 5.0 इंटू 10^12। अर्थात ऋणावेश से तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की इतनी अधिकता होगी। पता है क्यों? क्योंकि ये ऋणावेश है। ऋणावेश अगर है, ऋणावेश क्या बताता है कि इस पे अधिकता है इलेक्ट्रॉनों की, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने अधिक है? ये अधिक है। और मान लो प्लस में आता तो वो उतने कम होते हैं, राइट। लिख लीजिएगा। फिर अगला देखिए। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगले क्वेश्चन में क्या बताया, इसी टाइप का है कि यदि किसी पिंड में 1 सेकेंड में 10^9 इलेक्ट्रॉन, t बराबर 1 सेकेंड है, n बराबर 10^9 है, किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होता है तो एक कूलाम आवेश के रूपांतरण में कितना समय लगेगा? तो यहाँ से हम q बराबर n लगाएंगे या n बराबर q/e लगाएंगे। q कितना है? 1 कूलाम, तो 1/1.6 इंटू 10^-19, तो ऊपर जाएगा तो n बराबर आएगा 6.25 इंटू 10^18। अब n बराबर कितना दिया गया? 10^9, है ना। n तो ये आ गया। अब कितना समय लगेगा? तो समय निकाल लेते हैं। ओके, तो जरा देखिए इसी में क्या बताना है कि 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में लगा समय, स्थानांतरित होने में लगा समय। अगर 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में लगा समय की गणना करनी है तो किस तरीके से करेंगे? जरा देखिए ध्यान से। कैसे? t बराबर, मतलब समय को t बोलते हैं, राइट। t बराबर 6.25 इंटू 10^18 अपान 10^9, ऊपर ले जाइए कटेगा। t बराबर क्या आएगा? 6.25 इंटू 10^9। ये सेकेंड में आया। अगर ईयर में बात करनी है तो कैसे करेंगे? t बराबर 6.25 इंटू 10^9 अपान, एक साल में 365 दिन, प्रत्येक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट। ओके, 60 मिनट में 60 सेकेंड, इस तरीके से कर सकता हूँ, राइट। डिवाइड करिएगा एंड फाइनल है। ओके, जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पे ये वैल्यू देगा कितनी? 198, है ना। ये जो आएगा ये वर्थ में आएगा यहाँ से, राइट। तो ये आंसर एक है और एक आंसर आपका ये है। दोनों आंसर सही हैं, दोनों लिख सकते हो आप। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बात करना है। देखिए आगे और देखें तो क्या देखेंगे, जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्या बताया क्वेश्चन में? धातु के एक टुकड़े पर 1 नैनो कूलाम आवेश स्थापित है। 1 नैनो कूलाम को अगर कूलाम में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? 10⁻⁻9 कूलाम। स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़ों की आवश्यकता होगी? एन फाइंड आउट करना है आपको। ई जानते हैं आप, 1.6 इंटू 10^-19 कूलाम होता है, राइट। तो अगर एन निकालना है, क्यू बराबर एन ही लगाइए, वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, राइट। तो कैसे करनी है जरा देखिए। क्या करेंगे? n बराबर q/e, वैल्यू पुट करिए। q की 1.0 इंटू 10^-19 अपान 1.6 इंटू 10^-19, ऊपर ले जाइए, कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आएगी 6.25 के टर्म में, राइट। इंटू 10^18 से 9 घटा देते हैं, जरा देख लेते हैं, वैल्यू पुट करिए। जैसे ये 1 है, ये 1.6 है ना। ये पॉइंट तो हटा दीजिए ऊपर, तो ये 16 हो गया, ये 10 हो गया, यहाँ दशमलव लगाओ, वृद्धि बढ़ाओ, कितना हो गया? 696। कितना बचा? 4 2, फिर कितना बचा? 8 5, है ना। तो कितना आएगा? 6.25 के टर्म में आएगा 18 -9, तो कितना आएगा? 6.25 इंटू 10^9
एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये फाइंड आउट कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। लिख लीजिएगा जल्दी से। ओके, जल्दी करिएगा थोड़ा। ओके, हो गया। नेक्स्ट देखिए आप। इसमें क्या था, पदार्थों का वर्गीकरण। तो हम ये टॉपिक भी पढ़ लेते हैं थोड़ा जल्दी से, पदार्थों का वर्गीकरण किस टाइप से करना है, क्या क्या है इसमें, तो सारा डिस्कशन हो जाता है। ओके, और जूम कर देते हैं ये। ओके, तो इसमें क्या बताएंगे, जैसे कि कुछ पदार्थ होते हैं कि परमाणु अणुओं में उनकी बातम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उनकी नाभिक में दुर्बलता पूर्वक बंधे रहता है, जिसके कारण वो परिसीमा में गति के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा चालक इलेक्ट्रॉन कहलाता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन फ्री गति करते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कैसे भी मोशन कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसी पदार्थ की जो चालकता होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, राइट। अब चालक जो होते हैं, पदार्थों की चालकता के आधार पर जो पदार्थ होते हैं निम्नलिखित भागों में बांटे गए। कैसे, एक चालक, फिर दूसरा विद्युत रोधी या अचालक। चालक क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होते हैं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होते हैं, तथा जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सरलतम होता है, चालक कहलाते हैं। चालक क्या क्या बता सकते हो, चालक में बता सकते हैं वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होता है, और दूसरा क्या बता सकते हो कि जिनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती हो, चालक कहलाते हैं। जैसे कि चांदी हो गई, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, अन्य धातुएं, और मानव का शरीर स्पेशल जो करंट लाता है। इसके बाद अर्थ, पृथ्वी। ओके, इसके बाद आता है कि विद्युत रोधी किसे कहता है। ओके, तो विद्युत रोधी में हम क्या बता सकते हैं, अचालक। बिल्कुल ठीक अपोजिट, वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, मतलब ना के बराबर होती है, मतलब नगण्य होती है, अर्थात जिनमें वैद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सकते। विद्युत रोधी अचालक कहलाते हैं, जैसे कि चमड़ा हो गया, गंधक हो गई, बेकेलाइट हो गया, एटसेट्रा, राइट। अब बात आती है कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। परावैद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत प्रभाव बिना वैद्युत चालन के संचारित होता है। वैद्युत प्रभाव बिना वैद्युत चालन के संचारित होता है, उन्हें क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ, राइट। आगे देखिए, अब बात आती है अर्धचालक क्या होता है, राइट। तो अर्धचालक के बारे में क्या बताएंगे। अर्धचालक वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से काफी कम और अचालकों से कुछ अधिक, मतलब मिडिल में होती है। चालकों से काफी कम और अचालकों से कुछ अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक धारा प्रवाह के मार्ग में पर्याप्त प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते हैं या पर्याप्त प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, जैसे कि जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, सेलेनियम हो गया, कार्बन हो गया, एटसेट्रा, राइट। आगे देखिएगा, देखिए नेक्स्ट जो अपना है वो क्या है, कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या होता है, जैसे कि दो सजातीय आवेश है, सजातीय आवेश प्लस क्यू, जैसे प्लस क्यू, एक ही प्रकृति के आवेश सजातीय होते हैं, ये माइनस क्यू क्या है, सजातीय आवेश है। अब विपरीत प्रकृति के हैं, जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये विपरीत प्रकृति के हैं, ये एक ही प्रकृति के हैं। तो ये कैसे होंगे, ये सजातीय हो गए, सजातीय, और ये क्या हो गए, ये हो गए विजातीय। अब क्या होगा, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है, कौन सा होता है, प्रतिकर्षण बल होता है, और विजातीय आवेशों में आकर्षण बल होता है। क्या होता है, आकर्षण बल होता है, याद रहेगा। अब ये जो बल होता है, तो क्या बताया कि सन 1875 या 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अनेक प्रयोगों के आधार पर दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल के संबंध में एक नियम बनाया।
जिसे कूलाम का नियम कहा गया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर वैद्युत, या ये बोल सकते हैं किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, जैसे ये बिंदु आवेश है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों की डायरेक्टली गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या बताएंगे कूलाम के नियम में, देखिए कूलाम के नियम के अनुसार क्या बताएंगे, सही से देख लेते हैं। ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, या प्लस क्यू ही लिख लेते हैं। इन दोनों आवेशों जो कि एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हैं, इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती। समीकरण 1, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। 2 एड ऑन करोगे तो क्या होगा, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे एक समानुपाती नियतांक लाओगे Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये जो नियम है इसी को कूलाम का नियम दिया गया है ना। अगर ये आ गया तो अब जरा बताना इसमें और क्या बोल सकते हैं, फोर्स है तो न्यूटन हो गया है ना। के बराबर जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसको 9.0 × 10⁻9 भी बोला जाएगा, याद रहेगा। यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। ये आपकी यूनिट हो गई। आगे और बात कर लेते हैं, जरा पहले इतना लिख लीजिएगा फिर आगे बात करते हैं। ओके, जल्दी करिएगा। ठीक है, लिखिएगा फिर आगे बात करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करें इसकी, ये क्या है, ये है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, राइट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 गुणे 10⁻−12, राइट। ये लिख लीजिएगा, इसके बाद आगे बात करेंगे। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। इसकी अपोजिट हो जाती है, उल्टे लिख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ता है। देखिए आगे आपने इसी में देखा होगा कूलम के नियम का सदिश रूप, तो जरा वो भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कूलम का नियम यहाँ तक था, राइट। कहाँ तक, यहाँ से लिख लेता है। हाँ, क्या बोलेंगे, कूलम के नियम का सदिश रूप। देखिए F बराबर 1/4 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये वैल्यू आई है आपकी, है ना। अगर ये आई है तो सदिश अगर रूप देखा जाए वेक्टर फॉर्म, तो सदिश रूप में क्या रहता है, जैसे कि आपने देखा होगा एकांक सदिश। एकांक सदिश कौन से होते हैं, जिनकी वैल्यू 1 आ जाती है, मतलब परिमाण 1 होता है। इसे कैप द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आर है तो आर कैप लगेगा, फॉर्म होता है आर वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ आर। चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो F बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप का मतलब कि हमने 1 से गुणा किया है। अगर किया है तो जरा देखिए ये वैल्यूएशन क्या देगा, ये देगा F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। आर कैप की वैल्यू कितनी है, आर वेक्टर अपान आर, आर आर का गुणा हो जाएगा। F बराबर क्या आ जाएगा, अब वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर लग जाएगा, है ना। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, राइट। तो ये जो वैल्यू बनेगी ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। इसे लिख लीजिएगा, ये सूत्र बन जाएगा वेक्टर फॉर्म में। लिखिए जल्दी से। ओके, कूलम के नियम के वेक्टर की फॉर्म के बाद में हम लोग आगे बात नेक्स्ट डे करेंगे। तब तक के लिए बाय।